हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी सॉल्यूशन के साथ मैंने बता रखा है। यदि आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, पूर्व माने पहले होता है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम वर्षों में कहता है, यानी महीना में नहीं, वर्ष में ही। जो भी रहमान का आयु होगा ना वह वर्ष में होगा। तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, यानी अभी जितना उसका उम्र है वर्तमान में, उससे 5 वर्ष बाद पश्चात कहता है 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने आया हूँ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसका सल्यूशन। तो दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु तो नहीं मालूम है, तब मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब अभी का जो उसका आयु है वो क्या है, मान लेते हैं x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए आज का अगर 18 साल है तो 3 साल पहले क्या होगा, 15 साल होगा, यानी कि माइनस कर देंगे। अगर आज का यहाँ पे x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, माइनस कर देंगे, x माइनस 3 वर्ष, रहमान की आयु क्या हो जाएगा, आज से 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष है। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम कहता है, व्युत्क्रम माने उल्टा, 1/x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कहता है अब अभी जो x वर्ष है तो इससे 5 वर्ष बाद, सवाल में कहता है अब 5 वर्ष पश्चात, यानी अभी उम्र है क्या, कितना है तो x है, और 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु प्लस हो जाएगा। मान लीजिए कि आज आपका साल अगर 10 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, यानी कि उसमें हम लोग ऐड कर दिए, जोड़ दिए। उसी प्रकार से अभी रहमान की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद रहमान की आयु x + 5 हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी सवाल में अगर बाद वाला सेंस हो, पश्चात हो, तो समझ जाना है उसमें ऐड करना है, अब पूर्व यानी कि पहले दिया हो तो उसमें माइनस करना है किसी भी सवाल में। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 हो जाएगा। तो इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा 1/x + 5 हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए 3 है और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से x + 5 दिया है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x + 5, यानी कि उल्टा हो जाएगा। प्रश्न से अब आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, दोनों में ये आप याद रखिए, कहता है दोनों के व्युत्क्रम का योग, यानी दोनों का 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम निकल गया और 3 वर्ष बाद का भी व्युत्क्रम निकल गया। अब कहता है दोनों का जो व्युत्क्रम का योग क्या है, तो 1/3 सवाल में दिया हुआ है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्या कहता है कि देखिए 3 वर्ष पहले रहमान की आयु हमने निकाल लिया, ठीक है, और उसका व्युत्क्रम भी निकाला हमने 3 वर्ष पहले का, 1/x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष बाद उसका उम्र हो गया x + 5, तो उसका भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x + 5, और दोनों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम 1 और व्युत्क्रम 2, दोनों के व्युत्क्रम का योग दिया हुआ 1/3 सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, प्रश्न में दोनों को जोड़ दिए, अब हम बराबर में 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस 3 और x + 5 का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। उसके बाद जो मिल रहा है ना वो नहीं लिखेंगे, तो x + 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे x + 5 मिल रहा है तो ये नहीं लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ से देख लीजिए x और x हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर में हो जाएगा 1/3। अब देखिए क्या करना है, कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6x, 3 को 2 से करेंगे 3 दूना 6, तो ये वाला पार्ट हो गया गुना। अब 1 से इस चीज़ को अगर गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं तो वही आता है। तो देख लीजिए x², 5x में से 3x चला जाएगा तो 2x, और माइनस का 15 बचेगा, यानी जो यहाँ पे बचा वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, LHS से RHS में जाएगा तो दोनों टर्म माइनस हो जाएगा और एक तरफ 0 बच जाएगा। या फिर या करके ऐसे लिख सकते हैं आप, इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, दोनों सेम है। अब इस दोनों टर्म को बराबर के इस तरफ ले आइए,
ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये यहाँ लिख दिए 6x को इधर ले आएंगे तो माइनस में 6x, 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख लीजिए 6x माइनस में और 2x प्लस में, 6x माइनस में 2x प्लस में तो माइनस 4x बच जाएगा। ठीक है, माइनस में 15 और माइनस में 6 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 6 21 और साइन माइनस में रहेगा। ठीक है, दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ता है लेकिन साइन वही रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब आप लोगों को गुणनखंड विधि से बनाना है। दोस्तों गुणनखंड विधि से मैंने एक पर्सनली खास वीडियो बना रखा है। यदि आप लोगों को गुणनखंड विधि बनाने में सवाल को सोल्यूशन होता करने में प्रॉब्लम होता है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। गुणनखंड विधि से दुनिया के किसी भी समीकरण को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से गुणनखंड विधि से आप लोग चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बारी बारी से आप लोगों को दिखा देते हैं, केवल इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने गुणनखंड विधि से बहुत सारे सवाल को बना रखा है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक समीकरण को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में भी गुणनखंड विधि से बहुत ही शानदार तरीका से बता रखा है। तो गुणनखंड विधि से अब आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा यदि आप पार्ट बाय पार्ट हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन करने के साथ दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों को आंसर बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगा। गुणनखंड विधि से आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे गुणनखंड विधि से समीकरण को समझने सॉल्व करने में समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। यानी कि शेफाली जब एक टेस्ट देता है ना तो उस टेस्ट में उसको गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त होता है दोनों को मिला करके जोड़ करके उसको 30 प्राप्त होता है। यानी कि इसमें अगर 10 अंक प्राप्त होता है गणित में तो अंग्रेजी में 20 अंक प्राप्त होगा, क्योंकि हमें 30 लाना है। अगर गणित में 20 अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में 10 अंक प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 30 अंकों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक यानी गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल जो होता है वह 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। आखिर गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुआ ये क्लियर नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि गणित और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीका से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, गणित में अंक जो हमें मालूम नहीं है तो उसको हमने मान लिया कि माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x। अब ये कैसे हो गया तो समझिए, अगर गणित में 10 अंक है इसका मतलब अंग्रेजी में जो है वह 30 - 10 है, तभी तो 20 आएगा। समझिए इस बात को, यहाँ पे दोनों बात को समझिए। अगर गणित में जो है अगर x है तो अंग्रेजी में क्या होगा 30 - x होगा। अगर ये 10 तो ये 20 होगा, यानी कि 30 में से 10 घटा देंगे तभी ना 20 होगा। समझिए फिर से, अगर आपको गणित और अंग्रेजी मिला करके 30 अंक प्राप्त है, अगर गणित में आप मान लीजिए कि आपको 20 अंक प्राप्त होता है तो अंग्रेजी में 10 होगा, जाहिर सी बात है। यानी जो भी आप लोगों को पता है एक विषय में दूसरा विषय आपको अपने आप निकल जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यानी कि घटा देना है आपको। अगर एक सब्जेक्ट में एक विषय में आपको अंक प्राप्त मालूम हो जाए तो दूसरा विषय में प्राप्त करने के लिए जो आपको दिया हुआ है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हम माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर अगर x हो गया तो अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक होगा उसमें से हम 10x को क्या करेंगे घटा देंगे। तो अब आपको गणित में x हो गया और अंग्रेजी में 30 - x हो गया प्राप्त। ठीक है, सवाल कहता है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले तो प्राप्त अंक क्या होगा। तो पहले गणित में कितना था दोस्तों, गणित में x था, तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे 2 को, क्योंकि गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब 2 अंक ज़्यादा मिला तो गणित में क्या हो गया x + 2। पुनः इसी में कहता है कि दोस्तों यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो प्राप्त अंक क्या होगा। तो अंग्रेजी में सबसे पहले आपको पता है कि अंग्रेजी में आपको जो अंक प्राप्त है वह 30 - x है। अंग्रेजी में जो आपको
अंक प्राप्त है वो क्या है 30 माइनस एक्स, लेकिन 3 अंक अभी आपको कम मिला तो इस 3 को घटा देंगे। तो इस तरह से आपको 30 में से 3 चला जाएगा तो 27 माइनस एक्स बचेगा। यानी 3 अंक कम मिलने के बाद जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होता है वह होता है 27 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। अब सवाल कहता है कि दोनों का गुणनफल, यानी गणित में 2 अंक ज़्यादा मिला और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, तब दोनों का जो गुणनफल होगा ना वह 210 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, x को 27 से गुना करेंगे तो 27x, x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 2 से 27 को तो 54 और 2 से माइनस एक्स को तो माइनस 2x प्राप्त होगा बराबर में 210। ठीक है, इस प्रकार से हमने जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले रख लिया। उसके बाद यहाँ देखिए 27x में से 2x चला जाएगा तो 25x बचेगा और इधर बच गया आपको 54। 210 को बराबर की इस तरफ ले आए तो माइनस 210 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हो गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर 25x प्लस 25x माइनस 156, क्योंकि 210 में 54 चला जाएगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस होगा 156 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इस टर्म को जो पावर स्क्वायर जिसका ज़्यादा है वो प्लस रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। यानी इसमें अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो माइनस का जब हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। माइनस 1 कॉमन ले लिए तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बच गया माइनस 25x प्लस 156 और ये माइनस 1 जो है ये बराबर की इस तरफ आया तो 0 बट्टा माइनस 1 हो गया। यानी 0 बट्टा अगर कुछ भी दिया हो तो आपका 0 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 यहाँ पे रखा है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ से देखिए ये समीकरण आपको इतना प्राप्त हो जाता है बराबर में 0। तब आपको गुणनखंड विधि से इस सवाल को सॉल्व कर लेना है, जो कि मैंने गुणनखंड वीडियो पे, गुणनखंड वाले सवाल पे बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, जो कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि प्रश्नावली 4.3 में गुणनखंड का ही एक सल्यूशन ऐसा है जो आप हर सवाल में सल्यूशन कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो मैंने गुणनखंड विधि पर एक प्रॉपर खास वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और साथ में अगर आप लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक देता हूं, उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से अगर आपको गुणनखंड विधि समझ में आ जाता है तब आपको दुनिया के किसी भी खतरनाक सवाल को गुणनखंड विधि से बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूँ और आप लोगों को खुद समझना है। यदि आप लोगों के पास टैलेंटेड है तो आप इस सवाल को जरूर समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गुणनखंड विधि से सवाल को पूरी तरह से सॉल्यूशन करके रखा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को और इससे स्क्रीनशॉट लेकर के, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आप लोग अपना नोटबुक बना सकते हैं। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि इस चैनल पर जो है क्लास 9, 10, 11 और 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है सभी विषय की। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, इंटर, 11th, 12th की संपूर्ण जानकारी शिक्षा से संबंधित जो है हमारे चैनल पर दी जाती है। इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप लोग टेलीग्राम का यूज़ नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर जो भी वीडियो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF बिल्कुल फ्री में भेज देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।